दोस्तों नमस्कार। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के 6वें दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी भी जिन साथियों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, उन साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि प्रशिक्षण की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रशिक्षण की पद्धतियों के विषय में जाना था और इसके अलावा परिचय किस किस प्रकार से दिया जा सकता है इसके विषय में डेमो के माध्यम से आपको बताया था। आज 4 पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। पहली, समितियों का गठन। दूसरा, कार्ड लिखवाना और इकट्ठा करना। तीसरा, खुली चर्चा। और चौथा, नाट्य रूपांतर या रोल प्ले। तो हमारी जो पहली पद्धति है वो है समितियों का गठन। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रशिक्षण से संबंधित जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रतिभागियों को बांट देते हैं और उन्हें अलग अलग समितियों में बांट देते हैं। तो उनमें सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो है भोजन की। तो उसके लिए हम भोजन समिति बनाते हैं। भोजन समिति मुख्य अपने जो साथी हैं उन लोगों से चर्चा करके खाने की व्यवस्था को देखती है और चर्चा करके जो भोजन पकाने वाला है उसको एक दिन पहले एडवांस में बता देते हैं कि कल क्या क्या बनेगा और भोजन किस समय होगा, भोजन तैयार है कि नहीं है। इन सारे काम को देखने के लिए भोजन समिति का गठन किया जाता है। जो दूसरी समिति है सर, वो है कक्ष प्रबंधन समिति। साथियों, प्रशिक्षण किस जगह पे होगा, है ना? प्रशिक्षण नीचे बैठ करके होगा कि कुर्सियों पे बैठ करके होगा? प्रशिक्षण में बाहर घूमने जाएंगे तो बसें, है ना? प्रशिक्षक के अनुसार आज प्रशिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग होगा और उसके लिए क्या सारे आवश्यक संसाधन प्रशिक्षण कक्ष में मौजूद हैं या नहीं, इन सारी बातों को देखरेख करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण कक्ष समिति की होती है। इसके बाद प्रशिक्षण को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए एक और समिति का गठन किया जाता है जिसे अनुशासन समिति बोलते हैं। अनुशासन समिति का मुख्य काम यही है कि प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के बाद और प्रशिक्षण से पहले हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं वो अनुशासन में रह करके प्रशिक्षण को ग्रहण करें। अनुशासन कमेटी के बाद हम चौथी समिति बनाते हैं, वो होती है रिपोर्टिंग समिति। रिपोर्टिंग समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। इसकी रिपोर्ट के आधार पे ही आप 15 दिन बाद ये डिसाइड करते हो, 1 महीने बाद ये डिसाइड कर पाते हो कि हमने किस दिन क्या बताया था। तो अगले दिन जब सुबह वो लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं या शाम को रिकैप होता है, जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो आज पूरे दिन में क्या हुआ वो फिर से एक बार याद आ जाता है। तो एक रिपोर्टिंग कमेटी भी महत्वपूर्ण कमेटी है। नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत जब हम लोग प्रशिक्षण देते थे या लेते थे तो सफाई की पूरी जिम्मेदारी प्रशिक्षार्थियों की ही होती थी। उनके अंदर ये भाव पैदा करते थे कि नहीं, परिसर हमारा है, हम रहे हैं तो सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और ये कमेटी ये भी तय करती थी कि कौन सी टीम कहाँ काम करेगी, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा और उसके अनुसार हर आदमी को काम करना होता था। यानी परिसर की सफाई की जिम्मेदारी के लिए हमारी सफाई समिति का निर्माण किया जाता है। एक और कमेटी, ये रिपोर्टिंग कमेटी से मिलती जुलती होती है। कोशिश की जाती है कि प्रशिक्षार्थी के अंदर एक और नया गुण पैदा करा जाए, वो है न्यूज़ पेपर राइटिंग का, है ना? तो उसके लिए भी एक कमेटी गठित करते हैं कि अगले दिन, आज पूरे दिन जो हुआ है उससे संबंधित अखबार तैयार करा जाए और उसको भी प्रशिक्षण हॉल में लगा जाए ताकि अखबार पढ़ के भी लोग पिछले दिन का रिकैप कर सकें। इसके लिए न्यूज़पेपर कमेटी बनाई जाती है। आपका मन है बनाइए और नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ऐसी अनिवार्य कमेटी नहीं है। जो एक और महत्वपूर्ण समिति हम तैयार करते हैं वो है मनोरंजन समिति। जब प्रशिक्षार्थी आवासीय प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं तो पूरा दिन वो लोग बोर हो जाते हैं, प्रशिक्षण से ऊब जाते हैं प्रशिक्षण से, तो उनको एक खुला माहौल, खुला वातावरण दिया जाता है और शाम के समय 1 घंटे के करीब
मनोरंजन करने के लिए उनको टाइम दिया जाता है, ताकि वो लोग अपने पूरे दिन की थकान को भूल करके मनोरंजन एक दूसरे में आपस में मनोरंजन करें। इसके लिए मनोरंजन कमेटी तैयार की जाती है। उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि कौन साथी क्या प्रस्तुत करेगा, इसको देख ले और उनसे प्रस्तुत करवाने की भी जिम्मेदारी मनोरंजन कमेटी की है ना। ये मुख्यतः समितियां हैं जिनका हम प्रशिक्षण के दौरान बना करके उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आज की हमारी जो दूसरी पत्ती है वो है कार्ड लिखवाना और इकट्ठा करना। कार्ड लिखवाने का ये एक रोचक पत्ती है और इसमें आप सारे प्रशिक्षार्थियों को एक साथ एंगेज कर सकते हो। आप लोग क्या करोगे, प्रशिक्षार्थियों को कार्ड बांट दोगे और जो आप चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे आप चाहते हैं कि अपेक्षा है, भाई सब प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण में आए हैं तो कुछ ना कुछ अपेक्षा जरूर लेकर के आए होंगे, तो वो अपेक्षा आप लिख करके हमें कार्ड पे दे दीजिए। इसके बाद जो हमारा तीसरा विषय है वो है खुली चर्चा। खुली चर्चा का सीधा सीधा अर्थ है कि हम प्रशिक्षार्थियों को खुला माहौल दें, उन्हें जो विषय दिया जाए वो उस पर चर्चा कर सके आपस में। किसी की तरफ से कोई विचार, किसी की तरफ से कोई विचार, सीधा सीधा है। भाई आप HIV एड्स पे चर्चा करवाना चाहते हैं तो विषय दीजिए कि आज हम HIV एड्स पे चर्चा करेंगे और अपने अपने विचार दें। ये ध्यान रखने की जरूरत है एक प्रशिक्षक को कि प्रत्येक प्रतिभागी इस चर्चा में भाग ले, ठीक है, और प्रशिक्षक भी इस चर्चा में शामिल हो। साथियों, रोल प्ले प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। ये सहज भाव से आपका मैसेज प्रशिक्षार्थियों तक पहुंचा देती है। बात बताना चाहते हैं वो रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है और रोल प्ले का एक डेमो आपके बीच प्रस्तुत है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए प्रधान जी, बैठिए। कैसे डॉक्टर साहब? अच्छे हैं, आप बताइए प्रधान जी। बस एकदम बढ़िया। बस आया था आपसे मिलने के लिए, थोड़े से काम आया था। मैंने सोचा कि उसमें VHSLC की मीटिंग कर लें। डॉक्टर साहब आप आ जाते, गांव के लोगों को कोरोना के बारे में बता देते तो ज़्यादा अच्छा था। बिल्कुल आएंगे, हम क्यों नहीं आएंगे। आप हमें टाइम बता दीजिए, हम अपनी टीम के साथ उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा और आप आओगे तो बहुत भला हो जाएगा। जी बोलिए, है ना? बहुत अच्छा काम है, इसमें शामिल क्यों नहीं होंगे हम। BP सही है। 11 बजे मिलते हैं डॉक्टर साहब। मैं सारी व्यवस्था करवा के रखूंगा, उपकेंद्र पे ही आना। ठीक है, उपकेंद्र पे पहुँच जाते हैं 10 तारीख में 11 बजे। हाँ 10 तारीख में। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा नमस्ते। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिल्कुल। आप बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? हम CSC जोया से आए हैं, स्वास्थ्य विभाग से। मैं प्रीति डॉक्टर हूँ और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एक महामारी चल रही है, कोरोना। कोरोना एक ड्रॉपलेट वायरस है। ड्रॉपलेट का मतलब है कि ऐसे ही हवा में उड़ने वाला नहीं है। जब तक कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकेगा नहीं या खांसेगा नहीं, तब तक वो वायरस बाहर नहीं आएगा। ड्रॉपलेट का मतलब होता है कुछ बूंदे। जब हम छींकते हैं तो कुछ बूंदे बाहर जाती हैं। अगर वो हम तक आई हैं और वो सामने वाला पर्सन पॉजिटिव है तो वो कोरोना हमें भी हो जाएगा। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा था कि समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। इसीलिए हैंड वॉशिंग जरूरी है। और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम 1 मीटर का फासला रखेंगे तो क्या है, अगर सामने वाला छींकेगा भी, जब व्यक्ति छींकता है तो उसका एक निश्चित दायरा होता है कि जितना वो जैसे कितनी भी जोर से छींके, 1 मीटर के दायरे में ही उसकी जो बूंदे हैं जा पाती हैं, उससे आगे नहीं जा पाती। तो इसीलिए 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी मैडम? बोलिए बोलिए, आप लोग पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, कोई भी आखिरी दिक्कत है आप हमें बता दीजिए, हम आपके बीच में इसीलिए आए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, मानो अगर इतना कर मतलब डिस्टेंस बना करके भी अगर किसी वजह से किसी को हो जाता है जी तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें पता है खांसी, जुकाम,
गले में दर्द, बुखार, ये चीजें अगर हमारे सामने हैं तो हमें जाकर के झिलेकर उसकी जांच करानी है और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है वहीं पे क्वारंटाइन रहना है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आए या 15 दिन में या 4 दिन में, जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती आपको वहीं पर रहना होगा। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए ही जरूरी है। और पूछिए आप लोग सर, डॉक्टर साहब जैसे भी व्यक्ति बाहर से आया हुआ है जी जी, तो उसके बारे में मतलब उसको सावधानी कैसे करें, सुझाव कुछ? जो व्यक्ति बाहर से आया है सबसे पहले तो उसे क्वारंटाइन कीजिए। अगर वो ठीक ठाक है, किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है उसमें, तो उसे हम 14 दिन तक बिल्कुल सेपरेट जगह रखेंगे, उसको फैमिली में नहीं रखेंगे, एक अलग रूम देंगे, सारी सुविधाएं उसकी वहीं पे देंगे। 14 दिन तक अगर वो स्वस्थ रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, और इस बीच उसकी सैंपलिंग भी कराएंगे। सैंपलिंग नेगेटिव आती है और उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, तब हम उसको अपने फैमिली में एंटर दे सकते। जी कुछ और? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण है और किस प्रकार इसे पहचाना जाए जिससे हम उस व्यक्ति से दूर रह सकें। थोड़ी थोड़ी देर पे मतलब तेजी से बुखार का आना, पूरी बॉडी में दर्द का होना, खांसी, गले में खराश और छींकना, ये इसके मेन लक्षण है। कभी कभी ऐसा होता है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम अच्छा खा पी रहे हैं, तो हमें लक्षण दिखाई नहीं देते, और हम कभी कभी ऐसे पर्सन से अटैच हो जाते हैं जो इन्फेक्टेड है पहले से। तो अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो रही है कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हमें अपनी जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अपने समस्त ग्रामवासियों को बहुत अच्छी जानकारी दी और ये जानकारी जो है सब तक पहुंचेगी भी, लेकिन इनके कुछ सवाल ये रहते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। लोग जैसे आप डॉक्टर हैं, आपकी बात उन्होंने समझी है, मानी है, कि हमारी बात को इतना सही से नहीं समझते हैं, तो आपका भी और हमारा भी निवेदन है सब लोग माने इस बात को और इस बीमारी को गंभीरता से लें, सब लोग बच के रहें, सावधान रहें, खुद अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आज का प्रशिक्षण आपको पसंद आया होगा, रोल प्ले आपको पसंद आया होगा। आगे की प्रशिक्षण की पद्धतियों को लेकर हम शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद साथियों।